हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? हम आशा करते हैं बच्चे आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने घरों पे पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9वीं कक्षा का पार्ट 1 का रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म, जो हम पिछली वाली कक्षाओं में बच्चों पढ़ रहे थे। आज हम फिर उसी को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद अपनी कक्षा को कंटिन्यू करेंगे पदार्थ के गुणधर्म के विषय में पढ़ते हुए। तो चलो बच्चों, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने आपको बताया था पदार्थ क्या होता है, इसके विषय में मैंने आपको बताया था। तो चलो देखो, तो पदार्थ मैंने बताया था बच्चों जिसमें भार होता है, तथा जो स्थान घेरता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका ईंट, पत्थर, लकड़ी, पानी इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के अवस्था के अकॉर्डिंग हमने देखा था बच्चों, पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में होता है। एक होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ठीक है बच्चों, तो चलो, ठोस के विषय हमने बताया था बच्चों आपको कि जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ठोस की परिभाषा हमने आपको बताया था, ठोस किसी पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में ईंट, पत्थर इत्यादि, ये तो बच्चों ठोस के विषय में हमने डिफिनेशन देख लिया। ठीक है बच्चों, ठोस के विषय हम जान गए। इसी प्रकार बच्चों, अब आगे द्रव के विषय हम जान जाते हैं। द्रव किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित, देखो बच्चों, द्रव ये आपका रहा द्रव किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, अनिश्चित होता है। जैसे में आपका पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक, इत्यादि। ये आपका क्या है, ये आपका द्रव है। ठीक है बच्चों, चलो ये हमने देख लिया। अब बच्चों आते हैं गैस में। तो गैस के विषय में हम देखते हैं। चलो गैस, ये देखो, माफ़ करना बच्चों, गैस किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है।
ठीक है बच्चों। तो चलो देखो लिखते हैं हम, गैस किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे बच्चों आपका हो गया हवा, ऑक्सीजन इत्यादि। ये बच्चों रहा आपका गैस का डिफिनेशन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने ठोस के विषय में जान लिया, द्रव के विषय में जान लिया, गैस के विषय में जान लिया। अब हम बच्चों इन पदार्थों के गुणधर्मों के विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इनके विषय में चर्चाएं। ठीक, तो चलो बच्चों आ जाओ देखते हैं हम। तो इनकी हम थोड़ी व्याख्या करते हैं। गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पे, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस, ठीक है बच्चों, की व्याख्या। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो ये ठोस में, ठोस के ये बच्चों आपका ठोस है। ठोस के मॉडल को मैं बच्चों बना रहा हूँ। ठोस के सब बच्चों क्या है, अणु हैं। ये सभी के सभी क्या है, ठोस के अणु। देखो बच्चों ठोस के अंदर अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, एक ऑर्डर में होती है, जबकि द्रव में बच्चों ये बिना ऑर्डर के होते हैं। ऐसे बच्चों गैस के अंदर आप देखोगे ये द्रव के हैं, ये गैस के हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये ठोस के मॉडल स्ट्रक्चर है, ये द्रव के मॉडल स्ट्रक्चर हैं और ये गैस के मॉडल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो ये ठोस के मॉलिक्यूल्स को मैंने, यानी ठोस के मैंने अणु को बना रखा हुआ है, यहाँ द्रव के अणु को मैंने बना रखा हुआ है, यहाँ पर गैस के अणु को बना रखा हुआ है। तो देखो बच्चों इनके बीच ये जो खाली स्थान है बच्चों ना, इसको हम बोलते हैं अंतराणुक स्थान। ठीक है बच्चों। और इनके बीच जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं आकर्षण बल। ये आकर्षण बल होता है बच्चों इन दोनों अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है। तो बच्चों आप देख रहे हो ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, और पास पास होने की वजह से बच्चों इनमें खाली स्थान बहुत ही कम होता है, और खाली स्थान कम होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत ही अधिक होता है। आकर्षण बल का मान अधिक होने की वजह से इनके स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत ही अधिक होता है और गतिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसीलिए बच्चों इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और साथ ही साथ घनत्व भी क्या होता है इनका अधिक होता है। ठीक, अब आते बच्चों द्रव के विषय में। तो द्रव को आप देख रहे हो बच्चों, द्रव के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी द्रव के जो अणु हैं वो ठोस की अपेक्षा बहुत दूर दूर हैं। दूर दूर होने की वजह से इनके बीच खाली स्थान का मान अधिक है, और खाली स्थान का मान अधिक होने की वजह से इनके बीच जो अट्रैक्शन पावर अर्थात आकर्षण शक्ति जो होती है बच्चों वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए इनके अणु स्वतंत्र होते हैं गति करने के लिए। इसलिए इनके अणु क्या करते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। ठीक, और स्थिर ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, जिसके फलस्वरूप इनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका दूध हो गया, पानी हो गया। ठीक है, अब आते हैं गैस के विषय में। तो गैस आप देख रहे हो, गैस आपका
जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के अणु हैं, ये ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत ही दूर दूर हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच खाली स्थान का मान बहुत ही अधिक होता है। खाली स्थान का मान अधिक होने की वजह से इनके बीच आकर्षण शक्ति का मान बहुत ही कम होता है। आकर्षण शक्ति का मान कम होने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा का मान ठोस और द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप ये गति करने के लिए एकदम स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, और साथ ही साथ इनका घनत्व भी क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये रही बच्चों गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर हमने ठोस द्रव गैस के विषय में व्याख्या कर लिया। अब इनके कुछ गुणधर्म के विषय की ओर चलते हैं, देखते हैं इनके गुणधर्म क्या क्या हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा इनके गुणधर्म। गुण, ये आपका ठोस, ये आपका द्रव, और ये आपका गैस। ठीक है बच्चों, दिख रहा? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, फिर से लिखता हूँ। ये देखो आप, ठोस, द्रव और ये गैस। ठीक, अब देखो गुणधर्म के अंदर आकार, आयतन, घनत्व, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक है, और बहने का गुण, विभाज्यता। ठीक, विभाज्यता। उसके बाद आपका उदाहरण। चलिए शुरू करते हैं उदाहरण में। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। और बड़ा लिखिए, वो छोटा है। ठीक, चलिए, तो आयतन आपको पता है निश्चित, इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और इसका आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित, ठीक, और इसका आकार अनिश्चित, और गैस का आकार क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, अनिश्चित होता है। ठीक, ठीक है, दिख रहा है, अनिश्चित होता है। आकार ठोस का निश्चित, द्रव का अनिश्चित, और गैस का अनिश्चित। आयतन ठोस का निश्चित, द्रव का निश्चित, और गैस का अनिश्चित होता है। ठीक है, घनत्व सबसे अधिक, ठोस से कम, और इसमें सबसे कम। ठीक, गतिज ऊर्जा कम, ठोस से अधिक, और इसमें सबसे अधिक होता है।
ठीक है, सबसे अधिक होता है। स्थित ऊर्जा सबसे अधिक, बच्चों दिख रहा है ना, सबसे अधिक, ठीक है। और ये ठोस से कम और इसमें सबसे कम, ठीक है। उष्मा ताप का प्रभाव इसमें बच्चों बहुत कम होता है, इसमें अधिक होता है, और इसमें क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए, ताप का प्रभाव इसमें भी कम होता है, इसमें सबसे अधिक, इसमें ठोस से अधिक होता है और सबसे अधिक इसमें होता है, ठीक है। ठीक, बहने का गुण बहुत कम होता है, इसमें अधिक होता है, यानी कि द्रव क्या होते हैं, बहते हैं, और सबसे ज़्यादा बहने का काम गैस करते हैं, इसलिए इसमें बहने का गुण सबसे अधिक है, गैस में बहने का गुण सबसे अधिक। विभाजित होने का गुण, इनको बांटा जा सकता है अधिक, ये कम, इसमें तो होता ही नहीं नगण्य, यानी इनमें सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। उदाहरण जैसे आपका ईंट, लोहा, तेल, पानी, और इसमें आपका हो जाएगा हवा, ठीक। चलिए, ये था बच्चों हम लोग गुणधर्म पढ़ लिए, किसके, ये हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ लिया ठोस, द्रव, गैस के। दिख रहा है बच्चों? चलिए ठीक है, चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों अवस्था परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अवस्था परिवर्तन, ठीक है। अवस्था परिवर्तन, तो अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं बच्चों? तो अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है? किसी पदार्थ की अवस्था को हम बदल दें। तो अवस्था को दो प्रकार से हम बदल सकते, एक तो हम दाब के माध्यम से और दूसरे हम उस पर ताप के माध्यम से, ठीक है। किसी भी पदार्थ की अवस्था को हम दो प्रकार से बदल सकते हैं, एक हमारा दाब के माध्यम से और दूसरा हमारा ताप के माध्यम से। तो दाब क्या होता है? दाब आप जानते हो, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। और ताप जानते हो, किसी वस्तु के द्वारा ठंडे या गर्माहट की माप को हम ताप कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, तो हमको पता चलता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, इसी से हमें ताप का अनुभव होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम देखिए, दाब के द्वारा किसी पदार्थ को हम परिवर्तित कर सकते हैं और ताप के द्वारा भी हम किसी पदार्थ को परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई ठोस पदार्थ है, इसको हमने क्या किया, दाब दिया। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रकार का बर्फ़ है, ये बर्फ़ ही है हमारा, तो हमने इस बर्फ़ को क्या किया, ठीक है, ये बर्फ़ हमारा है, तो इसको हमने क्या किया, प्रेशर लगाया, दाब लगाया। दाब लगाने क्या हो, बर्फ़ टूट जाएगा, अवस्था में इसी परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अवस्था में दाब के माध्यम से किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं, ताप के द्वारा हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया, और जैसे हम गर्म करेंगे तो यह गर्म होने के बाद ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि द्रव के रूप में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो द्रव के रूप में आ जाएगा, तो इसको भी हम गर्म कर देंगे, तो गर्म करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा गैस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है।
तो देखिए ताप के माध्यम से हमने इस ठोस को, ये कौन सी अवस्था है, ठोस है, ये कौन सी अवस्था है, द्रव है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा, थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ ये आप समझ लीजिए, यहाँ ठोस है, ये आपका द्रव हो गया और ये आपका गैस हो गया। आपने इसे गर्म किया, ठीक है, इसे आपने गर्म किया, ठीक, गर्म किया तो देखा ठोस को गर्म किया, द्रव में परिवर्तित, द्रव को गर्म किया तो गैस में परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ताप को घटाएंगे, तो ताप घटाएंगे तो क्या होगा, ये गैस द्रव में परिवर्तित होगा और फिर ताप और घटाएंगे तो यह द्रव क्या होगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। तो चलिए देखिए, यहाँ देखिए अवस्था परिवर्तन के अंतर्गत ये आपका ठोस है, इसको हमने क्या किया, गर्म कर दिया, ठीक है, इसको हमने गर्म किया, जो ये डेल्टा का मतलब गर्म करना होता है, तो ये क्या हो गया, द्रव में परिवर्तित हुआ, फिर हमने इसे और गर्म किया तो यह गैस में परिवर्तित हुआ, ये देखिए गर्म करने पर, ठीक है। और हमने क्या किया, ठंडा कर दिया, ठंडा कर दिया तो यह द्रव में परिवर्तित हुआ, और ठंडा कर दिया तो हमने ये क्या हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गया। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, पदार्थ की अवस्था को बदला, कैसे, दो तरीके से, एक तो पदार्थ को ताप देकर और दूसरा हमने पदार्थ को दाब देकर, ये दो प्रकार से हमने पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर लिया। तो इस परिवर्तन के अनुसार हम चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा क्वथन। क्वथन क्या होता है ये हम देखें। क्वथन को कहते हैं हम बॉइलिंग, ठीक है। क्वथन क्या होता है, देखो बच्चों समझते हैं। जैसे मान लो ये आपने एक बर्तन के अंदर पानी को ले रखा, पानी को लेने के बाद आपने क्या किया, इसे हीट करना शुरू कर दिया, गर्म करना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही आप गर्म करना प्रारंभ करोगे ना, तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे पानी गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा, धीरे धीरे पानी गर्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले पानी के नीचे वाले सतह, देखो बच्चों ये बर्तन, ये पानी है जो ये वाला जो सतह के ये हमारे कण हैं पानी के, ये पहले गर्म होंगे। जब ये गर्म होंगे तो गर्म होने के तुरंत बाद यह ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो फिर ये इसके पास वाला जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा। इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ताप आप बढ़ाते गए, ताप बढ़ाते गए, ताप बढ़ाते, एक समय ऐसा आएगा कि यह ताप कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, स्थिर हो जाएगा। अभी ताप नहीं बढ़ेगा तो और इसे ऊष्मा देते गए देते गए देते गए देते गए तो क्या होगा, अब जो ऊष्मा आप दे रहे हो इस पदार्थ का ताप न बढ़ा करके इसकी अवस्था को परिवर्तित होने में खर्च हो जा रही है, ठीक है। अर्थात यह जो द्रव है, यह द्रव अवस्था से किस में बदल जा रहा है, वाष्प अवस्था में बदल जा रहा है। तो बच्चों देखो, इसी को हम बोलते हैं क्वथन। और इस क्रिया को होने के लिए एक कांस्टेंट, एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। उस निश्चित ताप को हम बोलते हैं क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। यानी क्वथन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, जब किसी द्रव का ऐसे, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है। जब किसी द्रव को गर्म, ठीक है, करते, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ठीक है। जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पर, ताप बढ़ाते
रहने पर ताप बढ़ाते रहने पर, ठीक है, ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है बच्चों, एक स्थिति ऐसी आती है, ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है, इसे मैं मिटाता हूँ बच्चों। एक स्थिति ऐसी आती है, द्रव के सतह के अणु न केवल द्रव के भीतर के अणु तेजी से गैसीय अवस्था में बदलने लगते हैं, फलस्वरूप पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं, और संपूर्ण द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित है, गैस अवस्था में बदल जाता है, ठीक है बच्चों, बदल जाता है, ठीक। इसी क्रिया को हम बच्चों कहते हैं क्वथन। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं, ठीक है, इस क्रिया को क्वथन कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव के सतह के अणु न केवल द्रव के भीतर के भी अणु तेजी से गैसीय अवस्था में बदलने लगते हैं, फलस्वरूप पूरे द्रव में बुलबुले उठने लगते हैं और संपूर्ण द्रव गैस अवस्था में बदल जाता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्वथन। बच्चों देखो, एक लाइन में मैं क्वथन के बारे में बताता हूँ, इसको मिटाता हूँ। देखो, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म परिभाषा याद रखना है तो आप यह जान जाओ, क्वथन, ठीक है, क्वथन एक लाइन में परिभाषा क्या बनता है। देखो, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना, ठीक है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्वथन कहलाता है, ठीक है। और इसकी क्रिया क्वथन कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, और क्वथन की
क्रिया जिस निश्चित, ठीक है, क्वथन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वथन क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वथन जान गए, क्वथनांक जान गए। चलो बच्चों आज हम आगे देखते हैं गलन क्या होता है। मिटाता हूँ, गलन किसे कहते हैं। तो गलन के लिए हम पहले समझते हैं कि गलन है क्या। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देखेंगे गलन के विषय में, पहले समझेंगे कि गलन क्या है। तो गलन के विषय हम देखेंगे हमने क्या किया। देखो बच्चों, एक बर्तन के अंदर हमने बर्फ को ले लिया, ठीक है, एक बर्तन के अंदर हमने क्या किया, यह बर्फ ले लिया। आप देख रहे हो बर्फ को, इस बर्तन के अंदर हमने इस बर्फ को ले लिया, ठीक है। तो बर्तन के अंदर बर्फ ले लिया, अब इस बर्फ को हमने क्या किया, गर्म करना प्रारंभ कर दिया। अब ये क्या होगा, पहले तो इस बर्फ का ताप बढ़ेगा, ठीक है, ताप बढ़ेगा। आप क्या किए, गर्म करना प्रारंभ कर दिए। गर्म करते 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 क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा ताप कांस्टेंट हो जाएगा, अब ताप नहीं बढ़ेगा। उस अवस्था में आप इसको उष्मा दे रहे हो, ताप दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, अब ये लिक्विड के फॉर्म में आ गया, यानी कि यह द्रव के फॉर्म में आ गया। तो बच्चों प्रश्न ये उठता है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाते रहने पर क्या होता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और फिर इस द्रव का ताप हम चेक करते हैं, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आखिर यह जो हमने इसे उष्मा दी वो गई कहाँ। तो बच्चों जो हमने इसको उष्मा दिया वह उष्मा इसकी अवस्था को परिवर्तित करने में व्यय हुई, खर्च हो गई। ठीक है बच्चों, यही बात है कि यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लिखते हैं, ये हमारा गलन, ठीक है। तो चलो देखो गलन, देखो जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, ठीक है, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। ठीक है बच्चों, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, ठीक है। ताप बढ़ाते रहने पर, ताप बढ़ाते रहने पर जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति जब किसी ठोस को गर्म करते हैं उसका ताप बढ़ता है। ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है, वह ठोस के ताप में परिवर्तन न करके, ठोस के ताप में परिवर्तन न करके
ठोस के ताप में परिवर्तन न करके, ठीक है, उसकी अवस्था को बदलने में खर्च हो जाती है। यही क्रिया हो जाती है, इसी को गलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी को गलन कहते हैं, इसी को गलन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया और ये फिगर में बता दिया। जैसे मान लो अगर हम इस ठोस का ताप बढ़ाएं, ठीक है, तो ताप हम बढ़ाएं तो मान लो अगर इस ठोस का ताप मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, तो अब इसके बाद हम ताप दे रहे हैं तो अब यह 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये उष्मा देने पर इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ये ठोस से क्या हो रहा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ भी जब ताप चेक किया गया तो क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ भी ताप 4 डिग्री से, यहाँ भी ताप 4 डिग्री से, फिर भी हम उसको उष्मा दे रहे हैं तो उष्मा गई तो कहाँ गई, तो यह उष्मा इस ठोस की अवस्था को परिवर्तित होने में खर्च हुई बच्चों। ठीक है, ये हमारी बच्चों कहलाती है गलन। और देखो बच्चों, एक होता है गलनांक। तो गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसी को हम कहते हैं गलनांक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो गलन देखो, एक मैं तुम्हें शॉर्ट परिभाषा बताता हूँ गलन का। देखो ठोस से द्रव में परिवर्तन, ठीक है, ठोस से द्रव में परिवर्तन ही गलन कहलाता है, गलन कहलाता है। ये एक लाइन का परिभाषा शॉर्ट है। ठीक है, ठोस से द्रव में परिवर्तन ही गलन कहलाता है। अब देखो गलनांक क्या होती है, गलनांक। ठीक, तो गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर, गलन की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं। तो बर्फ का गलनांक बच्चों, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और पानी का क्वथनांक ये होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वथन पढ़ लिया, क्वथनांक पढ़ लिया, गलन पढ़ लिया, गलनांक पढ़ लिया। अब बच्चों पढ़ेंगे हम हिमीकरण। ठीक है, हिमीकरण देखो, हिमीकरण क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग जिसे कहते हैं। हिमीकरण क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होती है, ये देखो। चलो आगे देखते हैं फ्रीजिंग। देखो, जब किसी द्रव का ताप घटाते हैं तो जब किसी द्रव का ताप घटाते हैं तो द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने लगता है, ठोस अवस्था
में क्या होता है, बदलने लगता है। ठीक है, चलो, जब किसी द्रव का ताप हम घटाते हैं तो वह द्रव अवस्था से, यहाँ लिख रहा हूँ, वह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इसी को कहते हैं बच्चों क्या, हिमीकरण। यही हमारा हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी को हम हिमीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखो, इस हिमीकरण की, इस द्रव को ठोस अवस्था में बदलने के लिए भी एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। उस निश्चित ताप को हम कहते हैं, उसका क्या, हिमांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसका क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। तो आओ देखते हैं इसका हिमांक क्या होता है। तो चलो, हिमांक देखो, ऐसे हिमीकरण की क्रिया, हिमीकरण की क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, जिस निश्चित ताप पर होती है उसे हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम हिमांक कहते हैं, हिमांक। तो देखो, पानी बच्चों, पानी का हिमांक बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यह पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, बर्फ में बदलता है। ठीक है, ये पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, यह बर्फ में बदल जाता है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। तो चलो बच्चों, आज हमने क्वथन पढ़ लिया, क्वथनांक पढ़ लिया, गलन पढ़ लिया, गलनांक पढ़ लिया, हिमीकरण पढ़ लिया, हिमांक पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बच्चों इतना ही। बेस्ट आप लोग, शुभ रात्रि, जय हिंद।